नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगाते हुए जो प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज हुए, उनके दौर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा कब एक भारत दो कानून, एक भारत दो प्रक्रियाएं, एक भारत दो व्यवस्थाएं, एक भारत दो अलग प्रकार की न्यायिक व्यवस्था में तब्दील हो गया, इसका उदाहरण तो इसी बात से समझा जा सकता है कि जब 23 मार्च 2023 को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के विषय में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई, तो अगले ही दिन 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया और उसी के कुछ दिनों बाद राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया। लेकिन वही लोकसभा सचिवालय बीते शनिवार जब बीजेपी के लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की एक जिला अदालत ने जब 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई, एक विषय को लेकर के, एक मामले को लेकर जिसमें 2011 पर तब के आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया पर अपने समर्थकों के साथ गुंडागर्दी और हुड़दंग मचाने का आरोप था, उनकी लोकसभा सदस्यता आज जिस समय हम आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक उनकी लोकसभा सदस्यता खारिज नहीं की गई है। कमाल की बात यह है कि जिस देश के भीतर अदालतें शनिवार को भी फैसले सुना रही हों, उस देश के भीतर लोकसभा सचिवालय ये स्थापित करने पर तुला हुआ है कि शनिवार और रविवार को उसके यहाँ कोई काम नहीं होता। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच हम शायद विरोधाभासों को लेकर इतने उसके आदि हो चुके हैं कि अब हमें विरोधाभासों के बीच रहते हुए भी ऐसा प्रतीत नहीं होता या ऐसा एहसास नहीं होता कि एक देश के भीतर 2 अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने पैरेलल चल रही हैं, बिल्कुल साफ चल रही हैं, लेकिन हम देख कर भी या तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको राहुल गांधी के संदर्भ में कोई चर्चा करने या उस विषय को ज़्यादा उठाने के संदर्भ में नहीं आए हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले बहाल कर दी गई और 136 दिन बाद उनकी लोकसभा सदस्यता को अंततः बहाल कर दिया गया। हालांकि इसमें भी दिलचस्प ये रहा कि जितनी तत्परता लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को संसद से निकाल बाहर करने में दिखाई, उतनी तत्परता संसद की सदस्यता को बहाल करने में नहीं दिखाई गई। लेकिन बहाल कर दी गई है तो हम उस पर आगे नहीं बोलेंगे। लेकिन आज हम भारत के भीतर के एक राज्य की परिस्थितियों को आपके सामने रखेंगे और उस परिस्थिति के आश्रय हम एक ऐसे विश्लेषण को और एक ऐसी परिस्थिति को रखने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर इस देश के भीतर जो भ्रम बनाया जाता है कि ये पहले भी तो होता था या ये बहुत आम सी बात है, इसको लेकर के किसी एक व्यक्ति को, किसी एक राजनीतिक दल को कटघरे में क्यों खड़ा करना, इसको लेकर आज हम आपको जो घटनाक्रम बताएंगे आपको सुनने में लगेगा कि ये तो साधारण सा घटनाक्रम है या हर देश में होता है या हर राज्य में होता है। लेकिन इसको सुनिए। राजस्थान से बीते दिनों एक खबर आई कि राजस्थान के जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर के पति को राजस्थान एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और उनके घर पे छापेमारी के दौरान 40 लाख से ज्यादा रुपए और बरामद किए गए, जो कि रिश्वत के बताए जा रहे हैं। आप पहले इस विषय को सुनते ही ये कहेंगे कि रिश्वत के मामले तो भारत में अपरंपार हैं। भारत के भीतर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां रिश्वत को लेकर अधिकारियों की धरपकड़ नहीं होती, नेताओं की धरपकड़ नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको लेकर आज चर्चा क्यों करनी चाहिए। राजस्थान में जिन महापौर महोदया के पति को गिरफ्तार किया गया वो महापौर महोदया कांग्रेस की हैं और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और एसीबी चूंकि राज्य सरकार के अधीन काम करती है तो एसीबी भी कांग्रेस सरकार के अधीन कार्य कर रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार के अधीन कार्यरत एक एजेंसी कांग्रेस की ही एक महापौर के पति पर छापा मार रही है। इसको लेकर बात करना इसलिए आज जरूरी है क्योंकि भारत के भीतर बीते कई वर्षों से जांच एजेंसियों को लेकर और जांच प्रणाली को लेकर एक सवाल उठाया जाता है कि भारत के भीतर की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम कुख्यात उसके नाम ईडी से जानते हैं, वह सब एक तरफा कार्रवाई करते हुए केवल उन लोगों को निशाने पर लेती हैं जो या तो वर्तमान प्रधानमंत्री के विचारों से किसी प्रकार सहमति व्यक्त नहीं करते या उनके परस्पर राजनीतिक विरोधी हैं। इसको लेकर के उदाहरणों की एक लंबी फहरिस्त है, उस उदाहरण को हम गिनाएंगे। लेकिन एक और जहां
मुनेश गुर्जर के पति के घर पर एसीबी छापेमारी कर रही थी, तो उसी समय दूसरी ओर महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में उपस्थित थे और वहां कार्यक्रम में उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे। ये वही अजित पवार हैं जिनको लेकर जून के अंतिम हफ्ते में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहने से नहीं चूके कि नेचुरली करप्ट पार्टी यानी एनसीपी पर भी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। और उन्होंने जिन घोटालों का उल्लेख किया उनमें सिंचाई घोटाले का भी नाम था, जिसमें मुख्य आरोपी और मुख्य जिसके रणनीतिकार बताए जाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि अजित पवार है। लेकिन अजित पवार को जहां 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ही भ्रष्टाचार की सूची में उन्हें गिनवा रहे थे, उन्हीं अजित पवार को पुणे में अपने बगल में बैठाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि अजित पवार बहुत समय बाद सही जगह पर आकर बैठे हैं। तो इसको लेकर क्या कहा जाना चाहिए? जो व्यक्ति 1 महीने पहले तक तो भ्रष्टाचार की नई गाथाएं लिख रहा था, वह व्यक्ति अचानक से सही जगह आकर बैठ गया। क्या यह सिर्फ एक बयान हो सकता है या यह सिर्फ एक कही गई बात को लेकर इसको हल्के में छोड़ा जा सकता है? हमें लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के भीतर हमने राजस्थान का जिक्र आज क्यों करना चाहा। आप इस चीज को 2 परिप्रेक्ष्य में रख के देखिए। एक और तो राजस्थान के भीतर सत्ताधारी पार्टी अपने ही महापौर के ऊपर कार्रवाई करने से अपनी जांच एजेंसी को नहीं रोक रही। मुख्यमंत्री गहलोत से जब पूछा गया कि एसीबी ने मुनेश गुर्जर के पति पर छापेमारी की, तो मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि हमने एसीबी को खुली छूट दी हुई है, वो जिस पर कार्रवाई करना चाहे वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ईडी और सीबीआई के जरिए भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ महायुद्ध छेड़े हुए हैं, वही लोग जो भ्रष्टाचार के परम आरोपी हैं उनको पहले अपने दल में शामिल करते हैं या अपने गठबंधन में सहयोगी बनाते हैं और उसके बाद उनकी तारीफों में कसीदे गढ़ते हुए एक नई परिस्थिति का एक रूपरेखा हम सबके सामने रखते हैं, जिसे कोई भी एक आम भारतीय जो इतना ज्यादा गहराई में उसके नहीं जाता, वो बहुत आराम से उसको टाल मटोल करके एक तरफ कर देता है कि इन बातों में क्या रखा है। लेकिन वास्तव में इन्हीं बातों में सब कुछ रखा है, क्योंकि भारत के भीतर ये नैरेटिव जो बनाया गया कि हर कोई एक जैसा है, तो ऐसा नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं है। याद करना होगा 2011 से 14 के बीच जब तत्कालीन यूपीए सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगे। हम कथित इसलिए आज प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में और तमाम अदालतों में वो आरोप टिक नहीं पाए और एक एक करके मंत्री बरी हो गए। लेकिन उस दौर में जब मंत्रियों पे आरोप लगे तो आरोपों को लेकर उस वक्त की यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे लिए। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं जब बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, तो ना तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उस तत्परता से कार्रवाई की जाती है और ना ही उनको लेकर कोई इस्तीफे की मांग होती है। अंतोगत्वा उनके कार्यकाल के पूरा होने का इंतजार किया जाता है कि एक बार इनका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ का कार्यकाल पूरा हो जाए, उसके बाद हम कार्रवाई करने की एक तरह से ढोंग करके दिखाएंगे या एक तरह से उसका नाट्य करके दिखाएंगे, नाट्यक्रम करेंगे और लोगों के भीतर ये संदेश देंगे कि कार्रवाई तो हमने की। ये क्या दिखाता है? ये इस बात को चरितार्थ करता है कि नैरेटिव की जो लड़ाई होती है उसमें किस प्रकार से भारत के भीतर ऐसी परिस्थितियों को निर्मित किया गया जहां लोगों की आंखों में विशुद्ध रूप से धूल झोंकी गई। हरियाणा के भीतर बीते दिनों जिस प्रकार नूह में हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होने के बावजूद बुलडोजर के जरिए लोगों के घर ढहाए जा रहे हैं और उसको लेकर के ये जानते समझते हुए कि अभी तक जांच में ये साबित नहीं हुआ या जांच को लेकर कोई ऐसी तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आई कि इन्हीं घरों के जरिए पत्थरबाजी हुई या इन्हीं घरों के जरिए मास्टरमाइंड हिंसा की जो रणनीति उसे बना रहे थे, लेकिन बिना सोचे समझे और बिना किसी की जांच परख किए घर ढहाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष से जहां आरोप मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी सरीके हुड़दंगी लोगों पर हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अपितु वो एबीपी न्यूज और तमाम न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देकर अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो जैसा हमने
अपने कई वीडियोस में इस बात का उल्लेख किया और कानून में भी ये कहावत गई जाती है कि यू शो मी द फेस आई शो यू द लॉ, तुम मुझे चेहरा दिखाओ मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। यानी चेहरा यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय का, जो मेवात में हालांकि बहुसंख्यक है, तो उनके घर तो ढहाए जाएंगे, लेकिन जिन पर आरोप एक नए सिरे से हिंसा को उकसाने का रहा, हम हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन जिन पर उकसाने का आरोप है, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, उन पर कार्रवाई के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि हिंसा को हुए आज 1 हफ्ता गुजर गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर हम देखते हैं तो सिर्फ बुलडोजर के आश्रय न्याय, जिसे तमाम अदालतें बारंबार अलग अलग फैसलों में, अलग अलग टिप्पणियों में बता चुकी हैं कि बुलडोजर के जरिए न्यायिक व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। एक समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने इस बात का उल्लेख किया था कि लोग जस्टिस सिस्टम यानी न्यायिक व्यवस्था को जनता नूडल्स की तरह जल्दी चाहती है। जैसे मैगी को लेकर विज्ञापन आता है, 2 मिनट में वो नूडल्स तैयार हो जाते हैं, जनता उस प्रकार न्याय चाहती है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था का तकाजा सबूतों, साक्ष्यों, गवाही के आधार पर चलता है, लेकिन बुलडोजर का स्टीयरिंग तो उस सत्ता की उम्मीद अनुसार चलता है जिसे अपने वोट और वोट बैंक को संबोधित करने के लिए बुलडोजर एक खास वर्ग के ऊपर चलाने में बहुत मजा आता है। और हम लोग भी इसको लेकर इतने आदी हो जाते हैं कि हम लोग दूसरे पक्ष के लिए भी यही मांग करते हैं कि अगर इनके ऊपर चला रहे हैं तो उनके ऊपर क्यों नहीं चला रहे, जबकि होना तो यह चाहिए कि ना उनके ऊपर चले और ना ही जिन पर चला रहे हैं इनके ऊपर चले, दोनों का ही ट्रायल चलाया जाए। उत्तर प्रदेश के भीतर अतीक अहमद का जो विषय रहा, उत्तर प्रदेश सरकार की तत्परता से लगातार हुई सुनवाइयों में अतीक अहमद को सजा सुनाई गई। यानी अगर सरकार तय कर ले तो अदालतों के भीतर जल्द से जल्द ट्रायल पूरा कराकर सजा सुनवाई जा सकती है। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर इस दिशा में कोई प्रयास क्यों नहीं होते। लेकिन मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाकर कोशिश की जाती है कि एक पक्ष को तो यह दिखाया जाए कि ये कितने महान हैं, लेकिन दूसरे को यह दिखाया जाए ये कितने खराब हैं। इसलिए हमने राजस्थान और अजीत पवार की परिस्थितियों को आपके सामने परस्पर पैरेलल रख के दिखाया। एक और तो कांग्रेस, जिसे भ्रष्टाचार के लिए बदनाम किया जाता है, जिसके तमाम मंत्रीगणों, यहां तक कि राजीव गांधी तक को बदनाम किया गया वीपी सिंह के जरिए, और जब चुनाव में वीपी सिंह ने कांग्रेस की सीटें कम करवा दी तो वीपी सिंह ने इस बात का और वीपी सिंह के सहयोगियों ने इस बात का उल्लेख किया कि उस पर्ची में तो कुछ भी नहीं था जो हम राजीव गांधी के बैंक अकाउंट को लेकर रैलियों में घुमाया करते थे। और इस देश के भीतर सबसे बड़े फर्जी अन्ना हजारे का जो आंदोलन रहा, उसके भी तमाम कोई साक्ष्य जनता के सामने, अदालतों के सामने नहीं रखे जा सके। ऐसी परिस्थिति में एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के लिए जिसे आरोपित किया गया, बदनाम किया गया, वह तो अपने महापौर के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिसको झंडरबरदार बताया जाता है भ्रष्टाचार का के खिलाफ आंदोलन का, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी सीबीआई के जरिए कार्रवाई करने का, वो अजीत पवार को यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि आप बहुत समय बाद सही जगह आकर बैठे हैं। और उदाहरणों के लिए कोई सूची को गिनाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। असम के सीएम से लेकर बंगाल के नेता विपक्ष तक और उसके पश्चात तमाम राजनीतिज्ञों तक जो जो बीजेपी में नहीं थे, वो कैसे बीजेपी में आए और किस प्रकार उनके दाग धोए गए या ठंडे कर दिए गए, ये हर कोई जानता है। इस वीडियो को और इस विश्लेषण को करने का मकसद यही था कि भारत के भीतर 2 प्रकार का विस्तारवाद चल रहा है। एक और तो लगातार नैरेटिव के जरिए और हिंसात्मक गतिविधियों के जरिए अपना वोट को विस्तार करना है, और दूसरी तरफ अधिकारियों को और जो ब्यूरोक्रेसी के भीतर अपने लोग हैं उनको विस्तार करना है। और इन परिस्थितियों के बीच भारत की जनता इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेती है और फिर इन चीज़ों का विश्लेषण किए बिना ही अपना निर्णय सुनाने की दिशा में बढ़ जाती है। और जो वास्तव में जो दोषी होता है या जिसके ऊपर आरोप होते हैं वह तो बच के निकल जाता है, लेकिन अंतोगत्वा जिसको आरोप झेलने पड़ते हैं, जिस पर वास्तव में कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं होता, वो बदनाम हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को बनाने की जरूरत आज आन पड़ी, क्योंकि चाहे आजम खान का विषय हो या राहुल गांधी का विषय हो, इनको लोकसभा या विधानसभा से बर्खास्त करने में 24 घंटे का समय भी नहीं लगता। लेकिन वहीं दूसरी ओर चाहे वर्तमान में रामशंकर कठेरिया हो या अतीत के पन्नों में
खतौली के विधायक, तत्कालीन विधायक सैनी साहब हो, उनको भी बर्खास्त करने में 26 दिन का समय लगा। यानी इन परिस्थितियों के बीच, हम विरोधाभासों के बीच जो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल करने का समय शायद अब आ पड़ा है। सवाल यह नहीं है राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने में 3 दिन का समय क्यों लगा, हालांकि यह भी एक सवाल होना चाहिए। लेकिन बात तो यह है कि भारत के भीतर व्यवस्थित रूप से जिस प्रकार भेदभाव का संस्थानकरण कर दिया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज उसे कर दिया गया, इसको लेकर सवाल तो होने चाहिए। राजस्थान के भीतर बीते दिनों एक बच्ची के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई और उसको जलाकर मार दिया गया ईंट की भट्टी में, उसके तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका ट्रायल चलाए जाने की मंजूरी हो चुकी है। लेकिन तब भी वहां बीजेपी के 4 सांसदों का कथित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम पर वहां फैक्ट फाइंड करने गए हैं। लेकिन यही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बीजेपी की मणिपुर जाने का उसे समय नहीं मिलता, जहां ना सिर्फ सरकारी जहां हथियार रखे हैं, पुलिस आर्सनरी, वहां से हथियार लूट लिए जाते हैं और आज भी लूटे जा रहे हैं, बल्कि सेना और पुलिस के बीच वास्तव में सार्वजनिक रूप से शब्दों के आदान प्रदान तीखे हो जाते हैं, लिटरली एक दूसरे के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती और संसद, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, स्थगित रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हुए ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि विरोधाभासों की लकीरों को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विरोधाभासों की इन परिस्थितियों में जो लोग ये कहेंगे कि राजस्थान और मणिपुर एक जैसे हैं, वो शायद आपको इस रूप में आपकी आंख में धूल झोंकने की दिशा में बढ़ना चाहते हो कि कम से कम इस आज से जो एजेंडा हम सत्ता प्रतिष्ठान, वर्तमान के भारत के सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में चलाते हैं, उसको थोड़ी गति मिले। लेकिन इस देश के भीतर के नागरिक जो लगातार इस बात का विश्लेषण करते हैं, अब जनता को ये सोचने की जरूरत आन पड़ी है कि इन विरोधाभासों को देखते हुए भी आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ तालियां ही बजानी है, या नागरिकों की भांति रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ के उसके भीतर के संदेशों को ग्रहण करना भी है। विरोधाभासों में जीते हुए आप अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन आपकी इस विरोधाभासों के बीच जी जा रही जिंदगी के भीतर भारत की परिस्थितियां क्या हैं, ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जनता की तालियों के बीच यदि भारत की आवाज कहीं खो सी जाए तो उसके सवाल होने चाहिए, क्योंकि भले ही जनता तालियां बजा रही हो, लेकिन एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक इन विरोधाभासों की परिभाषा को परिभाषित और उसका विश्लेषण और जनता के लिए चेतावनियां जारी करता रहेगा। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।